सोचिए, आप अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के एक ऐसे शहर में आए हैं अर्निंग के लिए, जहाँ सिर्फ आपको अर्निंग करना है और वापस अपने गांव जाना है। लेकिन किसी ऐसी जगह में आने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि वहाँ जाके मैं स्टे कहाँ करूँगा, राइट? रूम का या फ्लैट का, कि मुझे पहले वहाँ ये चीज़ लेनी ही पड़ेगी जाते, जितना जल्दी हो सके उतना, राइट? और आप ऐसी जगह जाते हैं और आपको एक बहुत अच्छा रूम मिल भी जाता है। लेकिन जब आप उस सोसाइटी के अंदर जाते हैं, आप नोटिस करते हैं कि यहाँ तो काफ़ी सारे फ्लैट्स खाली हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो आपको देख के ऐसे खुश हो रहे हैं कि उनको पड़ोसी के रूप में एक हिम्मत देने वाला मिला हो। आप क्या सोचेंगे ये माहौल देख के कि सब आपको देख के खुश हो रहे हैं? यही चीज़ आएगी ना माइंड में कि यार कम से कम टाइम में कितनी अच्छी सोसाइटी मिल गई है, लोग भी मुझे देख के कितना खुश हो रहे हैं, माहौल अच्छा सा लग रहा है और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं है, राइट? यही चीज़ आएगी माइंड में। जो नॉर्मल बंदा होगा वो यही सोचेगा। लेकिन कभी ये जल्दबाजी हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है, सबसे बड़ी या सबसे भयानक गलती। और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। लेकिन स्टोरी सुनने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये स्टोरी होती है रवि की। रवि एक सी फेरर है, वो शिप पे काम करता है, तो उसके शिफ्ट्स जगह बदलती रहती हैं। अब इस बार उसकी शिफ्ट लगी थी चेन्नई में। वो चेन्नई के एक सोसाइटी में अपना रूम लेता है, जो सोसाइटी उसको बहुत पसंद आती है क्योंकि उसका जो पोर्ट था वहाँ से वो भी पास था और उसको बहुत अच्छे दाम में मिल गया था वो फ्लैट रहने के लिए। तो बस वहाँ वो जाता है, उसको सब कुछ बढ़िया लगता है कि सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस सोसाइटी का नाम होता है डिमोंटे सोसाइटी। उसको वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ जाता है वो मॉर्निंग में पहुँच जाता है, शिफ्टिंग वगैरह करने लगता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ के पड़ोसियों का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इस सोसाइटी में अकेले रह जाएं। वो चाहते थे कि लोग यहाँ आए और यहाँ रहें ताकि ये सोसाइटी में थोड़ा डर कम हो। तो पड़ोसियों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। पहले ही दिन उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम होता है मैरी। वो एक चीज़ नोटिस करता है, अब इवनिंग हो गई थी, कि इवनिंग होते ही 5:30 बजे के बाद ही वहाँ सोसाइटी से सारे जो बच्चे खेल रहे थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। वो ये चीज़ देख के बहुत हैरान होता है कि यार बच्चों को तो टाइम ही होता है शाम को खेलने का, और शाम को ये सोसाइटी बिल्कुल सुनसान क्यों है? तो वो मैरी से ये सवाल करता है कि बच्चे खेलते नहीं है क्या इस सोसाइटी में? सब इस टाइम अपने घर पे जा चुके हैं। तो मैरी उसको बताती है कि शायद तुम जब यहाँ आए थे तुम्हें इस सोसाइटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। ये एक हॉन्टेड सोसाइटी है। हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बट हाँ, जो भी चीज़ है यहाँ पे वो सबको दिखती है, सबको उसके बारे में पता है। कोई भी इस सोसाइटी का बंदा ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये मैं झूठ बोल रही हूँ कि ये पैरानॉर्मल सोसाइटी नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या कहानी है इस सोसाइटी के पीछे? तो बोलती है 19th सेंचुरी में एक पोर्तुगीज यहाँ पे आया था जिसका नाम था जॉन डिमोंटे, और उसी ने इस सोसाइटी भी बसाई थी। उसी के नाम से डिमोंटे जो उसका सरनेम था, ये सोसाइटी का नाम पड़ा। उसकी बहुत प्यारी फैमिली थी, बीवी था और एक लड़का था उसका। लेकिन उसकी जो बीवी थी इस सोसाइटी में बीमार पड़ने लगती है और धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, और कुछ टाइम बाद उसकी बीवी की डेथ भी हो जाती है। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसका बेटा भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। कुछ टाइम बाद उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है। अब जॉन डिमोंटे अकेले रह गए थे सोसाइटी में। वो बस बहुत ज़्यादा शराब में डूब चुके थे। वो दिन रात शराब पीते थे और बस घूमते थे और रोते थे। उनका जो लास्ट टाइम था वो ऐसे ही पी के रो के ही निकला। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, उस डेथ के बाद भी लोगों को उनका दिखना जारी रहा। लोग उनको आज भी देखते हैं इवनिंग में कि कोई वहाँ पे पी के उनके घर के आसपास घूम रहा है,
घुसने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि हाँ आप तो मेरे बेटे जैसे दिखते हैं, आप मेरी फैमिली जैसे हैं, आप मेरी तो फैमिली है, ये सोसाइटी मेरी ही तो है। तो ऐसी चीज़ें आज तक होती हैं। 19 सेंचुरी से आज 20 सेंचुरी है, बट ये चीज़ें आज भी होती हैं। तो जॉन को लगता है यार मैं तो शिप में कभी काम करता हूँ, वहाँ भी मैं ऐसी हॉरर स्टोरी सुनता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को तो यार रहना और अपने काम पे जाना है, जाना और आना ही तो करना है, इसके लिए मैं इतना क्या सोचूं। बट उसी रात शिप से उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि आपको शिप में अर्जेंटली आना पड़ेगा, कुछ काम है, कुछ बिगड़ गया। वो इंजीनियर था एटली जो रवि था। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वो आधी रात को निकलता है, बट वो जब निकल रहा होता है वो देखता है कि एक बूढ़े अंकल रो रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। उसके माइंड में ये बात निकल चुकी थी कि मैरी ने उसको क्या बताया क्या नहीं बताया। वो बस ये देख के परेशान होता है, कोई बेचारा बैठ के रो रहा है। वो वापस जाता है और दोबारा काम से आ जाता है, क्योंकि थोड़ी देर का काम था, पोर्ट पास था, बस आना जाना करना था। और इसी रीजन से उसने वो जगह भी ली होती है, क्योंकि उस पोर्ट के पास ही होती है वो जगह। अब जो रवि था वो दोबारा देखता है अपनी खिड़की से कि वो बंदा अभी भी वहाँ खड़ा है, बारिश हो रही है अब तो, और वो बंदा वहाँ रोए रहा है और बस रोए जा रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि वो नीचे उतरता है, वो पूछता है कि अंकल आप रो क्यों रहे हो। तो बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, और जब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे को मेरे बेटे की याद आ रही है। मेरा बेटा सेम तुम्हारी तरह दिखता था और बिल्कुल सेम ऐसा ही था। ये लाइन सुनते ही कि उसको अपने बेटे की याद आ रही है, उसको याद आ जाती है कि मैरी ने उसको क्या क्या बताया था। अब वो बस भाग रहा है, वो डर चुका है ऑलरेडी कि यार ये सेम चीज़ जो मैरी ने बताई थी वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अब वो भाग के अपने रूम में पहुंचता है और गेट बंद कर लेता है और सामान पैक करने लगता है कि यार मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा, मैं थोड़ा दूर रह लूंगा, बट हाँ मैं ऐसी सिचुएशंस पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं काम पे ध्यान दूंगा कि इन चीज़ों पे ध्यान दूंगा। वो बैग पैक कर रहा होता है कि तभी उसके गेट से आवाज़ आती है कि तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो ना तुम मेरे बेटे जैसे। वो देखता है कि उसके घर के आगे सेम वही बंदा खड़ा है, वही बूढ़े अंकल खड़े हैं और जो रोए जा रहे हैं, और उससे बस एक सवाल कर रहे हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो। अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा होता, वो बस डरा हुआ होता है और गेट बंद होता है। सोचिए गेट बंद, अंदर वो अंकल दिख रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकता, ना बाहर निकल सकता है, वो बस जम चुका है। और अब जो उन अंकल की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भारी होने लगती है। तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो, बताओ ना। और चीज़ें गिरने लगती है, जैसे कि उन अंकल को गुस्सा आ रहा हो कि वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहा। ये चीज़ें सुन के मैरी पड़ोस से निकलती है, क्योंकि ये आवाज़ें मैरी को भी आ रही थी। मैरी उसका गेट बहुत तेज तेज नॉक करने लगती है और इस नॉक के बीच में वो जो अंकल उसको दिख रहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और वो फटाफट गेट खोलता है। वो जब मैरी उसके रूम में जाती है उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन वो समझ गई थी कि ये कौन था और किसकी वजह से उसे ये चीज़ें सुनाई थी। वो रवि को बोलती है कि शायद तुम्हें सोसाइटी से चले जाना चाहिए, कुछ कनेक्शन बैठ रहा है तुम्हारा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और रवि को भी ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि हाँ मुझे जल्दबाजी में बिना जाने अनजाने ये सोसाइटी में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब वो इस सोसाइटी को छोड़ता है नेक्स्ट डे, बाद में वो इस चीज़ का सर्च करता है डिमोंटे सोसाइटी के बारे में, और उसको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, बहुत सारी वेब सीरीज इस चीज़ पे बनी है कि हाँ डिमोंटे सोसाइटी कितनी खतरनाक है। इवन वहाँ जो लोग रहते हैं वो इवनिंग में निकलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हम निकलें, या फिर अगर हम निकले कहीं हमारा सामना उस जॉन डिमोंटे से ना हो जाए। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। आस पड़ोस वाले भी वहाँ निकलने से पहले सोचते हैं, गली चेंज कर लेते हैं, वहाँ से स्किप करना ही पसंद करते हैं। तो आई होप आपको इस जगह के बारे में जान के अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो। और ऐसी जगह बहुत सारी हैं, ऐसी सोसाइटी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सोसाइटी में आज तक किसी की डेथ नहीं हुई है। बस डर है, देखा है लोगों ने, खुलेआम देखा है, हर चीज़ होते हुए देखा है, बट हाँ डेथ नहीं हुई आज तक उस सोसाइटी में। शायद जॉन के लिए वो उनकी फैमिली है, वो आज भी अपनी फैमिली के लिए तरस रहा है
और उनमें अपनी फैमिली देखते हैं और प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।